हेलो गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी इनसाइट आईएएस की जो दिसंबर 2019 की मैगजीन है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक। जो इंडियन कल्चर का हम पढ़ेंगे, सुब्रमण्यम भारती से स्टार्ट होता है। तो चलिए 131 पेजेस हैं जो हम 13 पेजेस करके इन 10 वीडियोस आपका ये पूरा ही मैगजीन कवर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, डेट इज़ सुब्रमण्यम भारती। तो उन्हीं दिसंबर 11 इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है ऑफ द सुब्रमण्य भारती की। और ये पोइट थे और फ्रीडम फाइटर और जो सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम तमिलनाडु। और इन्होंने बोला जाता था महाकवि भारतीयार। और ही सॉन्ग्स ऑन नेशनलिज्म एंड फ्रीडम ऑफ इंडिया हेल्प करते थे जो भी मासिस होती थी उनको रैली करने के लिए टू सपोर्ट द नेशनल इंडिपेंडेंस। इंडियन की इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट थे तमिलनाडु के अंदर उसको ये सपोर्ट करते थे जो उनके सॉन्ग्स होते थे। एंड कनाव पट्टू, Nilavam and Panchali and this is कोयल आर द एग्जाम्पल ऑफ भारतीज ग्रेट पोइट आउटपुट जो इनके थे। और इन्होंने पब्लिश करी थी एक सेंसेशनल स्वदेशा गीतांगल इन 1908। और इन 1949 ही बिकम्स द फर्स्ट पोइट whose work were nationalized by the state government, very important। एंड भारती एज अ सोशल रिफॉर्मर, ये अगेंस्ट थे कास्ट सिस्टम के। और इन्होंने डिक्लेयर की केवल दो कास्ट हैं, डेट इज़ मैन और वुमेन एंड नथिंग मोर देन डेट। ऑल अबव ऑल ही हिमसेल्फ हैव रिमूव इज सेक्रेट जो थ्रेड था वो भी इन्होंने रिमूव किया। और इन्होंने कंडेम भी करी कुछ जो शास्त्र की बातें थी। ही बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन काइंड एंड क्रिटिसाइज मैनी प्रीचेस फॉर मिक्सिंग देयर पर्सनल प्रिजुडिस वाइल टीचिंग गीताज वेदास में जो अपने भी उनके कुछ धारणाएं थे वो भी उनमें मिक्स कर दिए, तो उसके अगेंस्ट भी ये गए थे। तो आपको पूरा ही है क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 11 दिसंबर में इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है सुब्रमण्य भारती की। और ये तमिलनाडु के जो से बिलोंग करते थे। ही वॉज अ पोइट एंड फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर। सेकेंड महाकवि भारतीयार भी इनको बोला जाता था। थर्ड इनके जो सॉन्ग्स थे वो हेल्प करते थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान तमिलनाडु के अंदर। फोर्थ जो थे कनान, नीलावम एंड पंचाली एंड कोयल आर द एग्जाम्पल जो इनके पोइटिक आउटपुट थे उसके एग्जाम्पल्स हैं ये। और इन्होंने पब्लिश करी थी सेंसेशनल सुदेशा जो गीतांगल है इन 1908। तो आपको पाँचों ही पॉइंट पूरे क्लियर हो जाने चाहिए। और ये फर्स्ट पॉइंट थे जिनका वर्क नेशनलाइज किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए, आपको डबल हार्ड वर्क नहीं करना है। सेकंड है साउथ इंडियाज़ अर्लीस्ट जो संस्कृत इंस्क्रिप्शन है वो हमारे आंध्र प्रदेश में फाउंड किए गए हैं। तो हमें एक प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन है ये। और सप्तमात्रिका क्या होती हैं और सतवानास उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है जो अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन है इन साउथ इंडिया। और इट इज़ ऑल्सो एन अर्लीस्ट एपिग्राफी। जो एपिग्राफी किसे बोलते हैं, जो स्टडी होती है एंशंट इंस्क्रिप्शंस की उन्हें एपिग्राफी बोलते हैं फॉर द सप्तमात्रिका कल्ट को। और ये डिस्कवर किया गया इन द जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है ऑफ आंध्र प्रदेश, उसका चेब्रोला जो विलेज है वहाँ पर। अब जो इंस्क्रिप्शन फाउंड किया गया उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये संस्कृत के अंदर है और एक ब्रह्मी करेक्टर है उसके अंदर। एंड इट वाज इशूज बाय द सतवाना किंग विजया इन 2007 AD। और जो इंस्क्रिप्शन है रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स और जो पेविलियन है फॉर पब्लिक रिचुअल्स उसके रिगार्डिंग भी इसमें दिया हुआ है, इमेज दी हुई है। ऑन साउथ साइड ऑफ द टेम्पल बाय अ पर्सन नेम्ड कार्तिकेय फॉर मेरिट ऑफ किंग एट द टेम्पल ऑफ भगवती जो गोडेस है, शक्ति मुद्रा एंड तंबारी एट तंबारी विच इज़ द एंशिएंट नेम जो एंशिएंट नेम है। और जो चेब्रूला इंस्क्रिप्शन है ऑफ द सतवाना किंग विजय इशूड इट्स 5th रीजनल ईयर जो 2000 AD का उसे अर्लीस्ट डाटाबल संस्कृत इंस्क्रिप्शन बोला गया फ्रॉम साउथ इंडिया। और जो अर्लियर था वो नागार्जुन कोंडा था, लेकिन अब ये बन गया है नागार्जुन कोंडा इंस्क्रिप्शन ऑफ इशिकावा किंग इहाल्यू जो इशू हुआ था 11th रीजनल ईयर डेट इज जो 4th सेंचुरी AD का था। वो कंसीडर किया जाता था एज अ अर्लियर संस्कृत इंस्क्रिप्शन साउथ इंडिया के अंदर। लेकिन अब जो हमारा ये नया फाइंड हुआ है अब इसको बोला जाता है एज अ ओल्डेस्ट। एंड द प्लेस ऑल्सो यील्ड अनदर इंस्क्रिप्शन जो प्राकृत लैंग्वेज में था, वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफ ब्राह्मी करेक्टर बिलोंग टू द 1st सेंचुरी AD। तो फर्स्ट हमने इसके बारे में देखा ये संस्कृत में था और इज ऑफ ब्राह्मी कैरेक्टर। सेकंड इशू किया गया था जो सतवाना के किंग विजय थे इन 2007 AD और ये ओल्डेस्ट बन चुका है। और इस प्लेस पे ही अनदर इंस्क्रिप्शन मिला है जो प्राकृत लैंग्वेज में है और ब्राह्मी कैरेक्टर है और बिलोंग करता है 1st सेंचुरी AD को। और दिस इज थर्स द अर्लीस्ट एपिग्राफिक रेफरेंस जो एपिग्राफी हमने पढ़ी स्टडी ऑफ द एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस। वो रिकॉर्ड करता है गिफ्ट टू द क्लोस्टर जो मंडपा एंड चैतन्य
जो लॉर्ड ऑफ द गडासमुड थे बाय द पर्सन हेलिंग फ्रॉम तबावा। अब देख लेते हैं सप्तमातृकास के बारे में देख लेते हैं कि ये ग्रुप है 7 फीमेल डेटीज का जो वर्कशिप्स की जाती है जिनकी हिंदुज़म के अंदर जो पर्सनिफाई करते हैं एज अ एनर्जी। तो कौन कौन है ये देख लेते हैं। फर्स्ट इज ब्रह्मानी जो वाइफ ऑफ ब्रह्मा, महेश्वरी वाइफ ऑफ शिवा, कुमारी वाइफ ऑफ कोमा, वैष्णवी इज वाइफ ऑफ विष्णु एंड वाराही ये कि वराह के जो भी पिग का जो अवतार लेता है विष्णु जी से उनको बोलते हैं। इंद्रानी वाइफ ऑफ इंद्रा एंड चामुंडा और यामी वाइफ ऑफ यमा। These are the references of Saptamatrika workships in early Kadampa copper plates as well as Chalukyas and early Chalukya जो copper plates है उसके references हैं। अब सतवाहनास के बारे में देख लेते हैं कि एंशियंट इंडियन डायनेस्टी है जो डेक्कन के अंदर बेस्ड थी और दे एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंट रूल आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मौर्यास। उनका रूल लास्ट हुआ 450 साल तक चला इनका रूल। एंड दे वर ऑल्सो नोन एज आंध्रयास जो पुरानाज एंड द नासिक्स और जो नानाकन इंस्क्रिप्शंस रिमेन है इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर द हिस्ट्री ऑफ सतवाहनास। तो आप याद रखेंगे PNN के आप याद रख सकते हैं कि P फॉर पुरानाज, नासिक्स एंड नानागन ये तीनों ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज रहे हैं फॉर द हिस्ट्री ऑफ सतवाहनास। और जो सतवाहना किंग है मेनली कंप्राइज जब प्रेजेंट डे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो जो प्रेजेंट जो सतवाहना किंगडम है वो कौन कौन सा है वो एट प्रेजेंट डे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है। और डिफरेंट टाइम पे रूल एक्सटेंड होता है डिफरेंट पार्ट्स में ऑफ द मॉडर्न गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। और जो डायनेस्टी है डिफरेंट कैपिटल सिटी रही है डिफरेंट टाइम में इंक्लूडिंग जो प्रस्थाना रही है और अमरावती। और जो फाउंडर है वो द सतवाहना डायनेस्टी वह शिमुका, तो ध्यान रखेंगे आप भी। और जो ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं इसके वो गौतमी पुत्रा रहे हैं और दे पैटर्नाइज बुद्धिज्म एंड ब्रह्मिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पूरा ही दोनों आर्टिकल हमारे क्लियर हो जाने चाहिए। थर्ड देखते हैं पाइका रेबेलियन जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने रिसेंटली लेड द फाउंडेशन ऑफ द मेमोरियल जो डेडिकेशन किसको डेडिकेट करते हुए जो 1817 का पाइका रेबेलियन था उसको। तो पाइकास कौन है तो ये रिक्रूटेड किए गए थे सिंस द 16th सेंचुरी बाय द किंग इन उड़ीसा। वेराइटी ऑफ सोशल ग्रुप्स टू रेंडर मार्शल सर्विसेज इन रिटर्न फॉर रेंट फ्री लैंड इनको दी गई थी। और दे आर द ट्रेडिशन लैंड ओनिंग मिलिटिया ऑफ उड़ीसा सर्व एज अ वॉरियर। तो बेसिकली ये मिलिट्री का पार्ट नहीं थे लेकिन इनको जो प्रोवाइड की गई थी जो रेंट फ्री लैंड उसके ही रिटर्न में ये मार्शल सर्विसेज करते थे। और ये रेबेलियन बिगिन क्यों हुआ बिकॉज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इनसे जो रेंट फ्री लैंड दी हुई थी उसके राइट्स छीन ले गए आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन अंडर द वॉल्टर एवरी। और ये कमीशन ने रिकमेंड किया जो हेरिडेटरी रेंट फ्री जो उनको लैंड दी हुई थी ग्रांटेड टू द पाइकास टू बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। और दिस रिकमेंडेशन वाज कि उत्साह के साथ उस रिकमेंडेशन को फुलफिल किया गया और दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। और जो बख्शी चंद्र जागाबंधु राय आप याद रखेंगे बस पूरा नाम, हमने विजन की मैगजीन भी पढ़ी थी वहाँ पे केवल जगबंधु राय लिखा हुआ था तो आप इतना ही नाम याद रखेंगे। जो हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री थे इनके अंदर ऑफ द किंग जो मुकुंद देवा सेकंड थे लेट द पाइकास टू जॉइन द अपराइजिंग। तो जो ये बख्शी जो थे जगबंधु राय तो ये इनका हेड कर रहे थे। और हाउएवर जो रेबिलियंस था वो ऑल्सो हैड बी सेवरल अंडरलाइंग कोजेज भी थे इसके और कोजेज भी थे लाइक कि सॉल्ट का जो प्राइस था वो राइज हो गया था। जो न्यू करेंसी सिस्टम इन्होंने इवोल्व कर दिया था, नया लैंड जो रेवेन्यू पॉलिसी थी वो इवोल्व करी थी। तो वो सभी भी रीज़न थे इस रिवॉल्व के। और उसका आउटकम क्या गया था कि इनिशियली जो कंपनी थी उसने स्ट्रगल किया इससे रिस्पॉन्ड करने में, लेटर ये सप्रेस कर दिया गया बाय द मे 1870। और बहुत सारे जो लीडर्स थे उनको हंग कर दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया और जगबंधु ने सरेंडर कर दिया गया इन 1825। और नेशनलिस्ट मूवमेंट और अ पीजेंट रिबेलियन तो जो बोले यहाँ पे बताया गया है जो पाइका रिबेलियन है इज़ वन ऑफ द अमंग द जो पीजेंट रिबेलियन है जो इंडिया के अंदर हुआ है वैन द ब्रिटिश इंडिया आई थी जो एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही थी इट्स मिलिट्री एंटरप्राइज। तो उस टाइम का ये रिबेलियन है बिकॉज दीज अपराइजिंग वायलेंटली क्लैश विद यूरोपियन कॉलोनिस्ट एंड मिशनरीज ऑन मैनी ओकेजन। देयर रेसिस्टेंस इज समटाइम सीन एज अ फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। तो ये ऑल्सो बोला जाता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए भी इसको टर्म यूज़ की गई है एंड जो हमने विजन में भी देखा है मैगजीन में। एंड देयरफॉर कंसिडर टू बी द नेशनलिस्ट इन नेचर। तो अगर आपको इसकी दिसंबर के विज़न की चाहिए तो हमने वो वहाँ पे माइंड मैप के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं तो आप वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट जाके।
सेकंड है कि महाराजा जो सूरजमल है एंड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में लिखा हुआ है। तो रिसेंटली जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, उन्होंने अर्ज किया है जो सेंसर बोर्ड को कि वो जो भी एलिगेशंस लगे हैं, तो जो फिल्म थी पानीपत जो आशुतोष गवारकर की फिल्म है, उन्होंने रोंगली पोर्ट्रेट किया है महाराजा सूरजमल को। अब इशू क्या है कि इस फिल्म में जो महाराजा सूरजमल हैं ऑफ द भरतपुर, उसने रिपोर्ट किया गया है कि उन्होंने जो मराठास हैं उन्हें हेल्प करने से मना कर दिया, और यही वन फैक्टर है जिससे मराठास इवेंचुअली डिफीट हुए, उनकी हार हुई थी इसी कारण की वजह से। और ये फिल्म बेस है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे जो 1761 में हुई थी। अब आगे देखेंगे भी। और जो मेंबर्स हैं जाट कम्युनिटी हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फिल्म, और बहुत सारे थिएटर्स हैं जो राजस्थान में, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस फिल्म को स्क्रीन नहीं करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि हु इज़ महाराजा सूरजमल। ये 1707 में बोर्न हुए थे इन द किंगडम ऑफ भरतपुर राजस्थान, एंड ही रूल इन द 18th सेंचुरी एंड वॉज द सन ऑफ द जाट चीफियन जो बदन सिंह थे, उनके बेटे थे। और इन्हें डिस्क्राइब किया जाता था एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर हु हेडेड द मुगल एम्पर इन द अनार्कियल पीरियड ऑफ हिज डिक्लाइन। और कंसोलिडेट किया इन्होंने किंगडम को विद उसकी उनकी जो कैपिटल थी एट भरतपुर उसके साथ, एंड यूज द रिसोर्सेज गेन टू बिल्ड फोर्ट एंड प्लेसेस। और सब जो इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट दिए हुए हैं इंक्लूडिंग द प्लेस एट डीर एंड द भरतपुर पोर्ट, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट। और जो बैटल देख लेते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है व्हाट वाई और हाउ कहाँ हुई थी। जो लड़ाई हुई वो बिटवीन हुई मराठा फोर्सेस और जो अफगान का इन्वेडर था डेट इज़ अहमद शाह अब्दाली ऑफ द दुरानी एम्पायर इन 1761। अब देख लेते हैं किन्होंने इसको सपोर्ट किया था, और ये सपोर्ट किया गया बाय टू इंडियन एलाइज। फर्स्ट है जो रोहिला के जो नाजिब उद्दौला थे और अफगान ऑफ द डोएब रीजन, एंड द सुजा उद्दौला आज नवाब ऑफ अवध, तो इन दोनों द्वारा सपोर्ट किए गए थे। ये स्टार्ट किया होगा कि आफ्टर द डेथ ऑफ द मुगल एम्पर औरंगजेब सडन राइज हुआ जो मराठास की में, और उनकी जो टेरिटोरियल गेंस भी थी डेक्कन में उसमें राइज हुआ। एंड जो अब्दाली थे उसने उन्होंने प्लान किया कि वो अटैक करेंगे मराठास को। जब वो उनके जो बेटा था उनका सन था उसको वहाँ से निकाल दिया गया लाहौर से। फाइनली मराठास वर डिफीटेड इन द बैटल विद 40,000 ऑफ देयर ट्रूप्स किल, एंड अब्दाली के सफ़र किए थे 20,000 कैजुअलिटीज़। अब इम्पैक्ट और आउटकम दिए गए हैं कि इट मार्क लॉस ऑफ प्रेस्टीज फॉर द मराठास, जिन्होंने अपनी एक पोजीशन इन नॉर्थ इंडिया के अंदर थी वो लूज़ कर दी गई थी आफ्टर द वार, पेइंग द वे फॉर द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर कि वो अब एक्सपेंड करेगी। जो मराठास थे लूज सम ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल्स एडमिनिस्ट्रेशन लाइक सदाशिव जो राउत, उनको इन्होंने लूज़ किया, एंड विश्व राव, इब्राहिम खान, जानकी राव और ये यशवंत राव, तो इन सारों में राव ही आ रहा है। और एडिशनल फैक्ट्स क्या दिए हुए हैं कि अदर इंपॉर्टेंट बैटल जो पानीपत में हुई है, तो हमने फर्स्ट देखी है 1526, तो आप बस ये डेट याद रखेंगे फर्स्ट, फिर ध्यान रखेंगे कि सेकंड हुई थी 30 साल बाद, तो 1526, सेकंड इज़ 1556। तो फर्स्ट हुई थी बिटवीन बाबर एंड इमरान लोदी, जिससे कि मुगल एम्पायर की फाउंडेशन हुई इंडिया के अंदर। सेकंड हुई हेमू जो विक्रम आदित्य है और अकबर के बीच में एड सीमेंटेड, जिससे अब और मजबूत हुई जो मुगल रूल था इंडिया के अंदर। थर्ड हम जानते हैं 1761 पढ़ चुके हैं। और थर्ड इसमें टॉपिक है पंडित मदन मोहन मालवीय, तो जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया की, उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया है टू द पंडित मदन मोहन मालवीय ऑन इट्स 150th बर्थ एनिवर्सरी जो होती है 25 दिसंबर 2019 को। अब की फैक्ट क्या है, ये फ्रीडम फाइटर थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के ओकेजन पे 4 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन्होंने भारत रत्न का अवार्ड मिल चुका है 2014 के अंदर, और ये एडिटर थे हिंदी मैगजीन हिंदुस्तान, और ही बिकम द एडिटर ऑफ द इंडियन ओपिनियन इन 1889। और उन्होंने हिंदी वीकली स्टार्ट की थी डेट इज़ अभ्युदय, और एन इंग्लिश लीडर जो डेली लीडर उसका नाम था, और एक हिंदी न्यूज़पेपर मर्यादा। तो आप ध्यान रखेंगे या आप राम जी के नाम से याद रख सकते हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोले तो मर्यादा वहाँ से अभ्युदय एंड इंडियन ओपिनियन और लीडर आप ध्यान रखेंगे। 101% डायरेक्टली पूछा ही जाता है ये। अब पंडित मालवीय वाज इंस्ट्रूमेंटल इन फाउंडिंग जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है 1916 की, और उसके जो वाइस चांसलर भी रह चुके हैं टिल 1939। और ही वाज अपोज टू सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम एंड लखनऊ पैट के जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड के भी ये अपोज थे। इन्होंने ये अगेंस्ट भी रहे आईएनसी का जो पार्टिसिपेशन था खिलाफत मूवमेंट में, और इन्होंने पार्टिसिपेंट थे सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931, इसमें ही आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया था। और ही स्टार्टेड द गंगा महासभा टू अपोज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इन द गंगा, और ही वॉज ऑल्सो सोशल रिफॉर्मर जिन्होंने अनटचेबिलिटी को अपोज किया। और ये जो टेम्पल एंट्री थी दलित्स की एट द कालाराम टेम्पल नासिक में, उसके लिए भी इन्होंने काम किया।
और इन्होंने फाउंड भी किया है जो श्री मथुरा वृंदावन हसनानंद गोचर भूमि इन वृंदावन। तो पूरा ये आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज स्वामी श्रद्धानंद। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि दिसंबर 23 1926 में जो आर्य समाज था मिशनरी के जो थे स्वामी श्रद्धानंद वो असैसिनेटेड, उनको मार दिया गया बाय जो अब्दुल रशीद ने। ये कौन थे? ये इनका जन्म हुआ 22 फरवरी 1856 के अंदर एट द विलेज तलवान इन जलंधर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस एंड इन द अर्ली 1880s ये कॉन्टेक्ट में आए स्वामी दयानंद के जो फाउंडर थे आर्य समाज के। और इन्होंने बुक लिखी हिंदू संगठन। तो आप ध्यान रखेंगे हमने ऊपर पढ़ा है पंडित मदन मोहन मालवीय उन्होंने लिखी थी हिंदुस्तान, एंड इन्होंने लिखी है स्वामी श्रद्धानंद जी ने लिखी है हिंदू संगठन। तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। और इन्होंने टचेबिलिटी को बोला अ क्रूज एंड अ ब्लॉट ऑन द रेपुटेशंस ऑफ द हिंदूज। अब आर्य समाज के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि इज़ अ हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट जो फाउंड किया गया था दयानंद सरस्वती जी ने इन 1857 इन बॉम्बे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो PCS के एग्जाम्स हो लेते हैं उसमें पूछ लेता है कि कहाँ पे स्टार्ट किया गया था। तो इट्स बॉम्बे। और जो मूवमेंट है बिलीव इन द इनफॉलोवेबल अथॉरिटीज़ ऑफ द वेदास। और सेंट्रल ऑब्जेक्टिव जो आर्य समाज का था कि जो अज्ञान है इग्नोरेंस है उसको दूर करना, पॉवर्टी को दूर करना और इनजस्टिस को दूर करना। तो अब तीनों इनके ऑब्जेक्टिव ध्यान रखेंगे। आप आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं। जो मेंबर्स थे आर्य समाज के बिलीव करते थे इन वन गॉड और रिजेक्ट करते थे वर्कशिप ऑफ द आइडियल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं कि महिला किसान सशक्तिकरण प्रोग्राम और परियोजना। तो कंटेक्स्ट क्या है? इन द लाइन ऑफ द जो नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर है 2007 की जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली वुमेन फार्मर्स के लिए, नेमली महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP। और फंडिंग सपोर्ट टू द ट्यून ऑफ 60% इस प्रोजेक्ट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है और 90% किसके लिए दी जा रही है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जो उनके लिए। तो अब महिला सशक्तिकरण जो परियोजना है उसके बारे में देख लेते हैं। ये सब कंपोनेंट है ऑफ द DRLMB। तो इससे याद रखेंगे व्हाट इज़ इट? इट इज़ दीनदयाल अंत्योदय योजना। और ये चाहता है इम्प्रूव करना जो भी प्रेजेंट स्टेटस है वुमेन का एग्रीकल्चर के अंदर, और एनहेंस कर रहा है जो भी अपॉर्चुनिटी एट प्रेजेंट उनको अनेबल है दी गई है जिससे वो एम्पावर हो सकें। और जो प्रोजेक्ट है वो रिकग्नाइज करता है महिला की आइडेंटिटी एज अ किसान, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्ट्राइव टू बिल्ड कैपेसिटी ऑफ वुमेन इन द डोमेन ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इसकी ऑब्जेक्ट और सिग्निफिकेंस दी हुई है कि जो फोकस है MKSP का इज़ ऑन कैपेसिटेटिंग स्मॉल होल्डर कि जिससे कि वो अडोप्ट कर सके सस्टेनेबल क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रो इकोलॉजी को और एक स्किल्ड कम्युनिटी प्रोफेशनल्स को ऑर्गेनाइज कर सके। और उसका ऑब्जेक्टिव है कि मजबूत कर सके जो भी स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर है थ्रू द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली आप ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस में कीवर्ड याद रखेंगे कि बेसिकली एक तो वर्ड यूज़ हो रहा है कि ये स्ट्रेंथन करना चाह रही थी और मजबूत करना चाह रही है स्मॉल जो होल्डर एग्रीकल्चर है। सेकंड है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो दो कीवर्ड इसमें रेपिटेटिव आ रहे हैं और उनका ध्यान रखेंगे। और जो इसमें ये प्रोग्राम्स दिए गए हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के आप देख लेंगे। अब है कि ज़रूरत क्या है फेमिनाइजेशन की एग्रीकल्चर के अंदर, बिकॉज जो रूरल वूमेन है फ्रॉम द जो रूरल वूमेन है वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये फॉर्म करते हैं मोस्ट प्रोडक्टिव वर्क फोर्स हमारी इकोनॉमी के अंदर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द डेवलपिंग नेशन इंक्लूडिंग इंडिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोर देन 80% ऑफ द रूरल वूमेन जो एंगेज हैं एग्रीकल्चर एक्टिविस्ट में फॉर देयर लाइवलीहुड। और अबाउट 20% ऑफ द फार्म लाइवलीहुड फीमेल है हेडेड टू विडोहुड डिजर्शन और मेल इमिग्रेशन की वजह से। और एग्रीकल्चर सपोर्ट सिस्टम इंडिया के अंदर मजबूत करता है द इंक्लूजन ऑफ वुमेन फ्रॉम द एंटाइटलमेंट एज एग्रीकल्चर वर्कर एंड कल्टिवेटर्स। एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन हेडेड हाउस होल्ड आर नॉट एबल टू एक्सेस एक्सटेंशन सर्विसेज जो फार्मर सपोर्ट इंस्टीट्यूशन उन्हें दिए गए प्रोडक्शन एसेट्स लाइक सीड्स वाटर क्रेडिट सब्सिडी एक्सेट्रा। एज एन एग्रीकल्चर वर्कर वुमेन आर पेड लोअर वेजेस देन मैन। तो आपको पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जेंडर गैप इंडेक्स। तो ये कंटेक्स्ट क्या है कि रिसेंटली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उन्होंने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज़ की गई है 2020 की। तो ये जो रिपोर्ट है ये एनुअली पब्लिश की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा सिंस 2006। और ये पार्ट है कि मेज़र किया जाए जो जेंडर इक्वलिटी है अक्रॉस 4 पिलर्स को देखता है। वर्ड आर देयर आर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और पब्लिक जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, एजुकेशनल अटेनमेंट, एंड लास्ट इज हेल्थ एंड सर्वाइवल। और सिग्निफिकेंस क्या है इस रिपोर्ट की? इसका एम है एज अ कंपास जिससे ट्रैक कर सके प्रोग्रेस ऑन रिलेटिव गैप्स बिटवीन वुमेन एंड मैन ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। जो 4 पिलर हमने ऊपर पढ़े हैं
और परफॉर्मेंस इंडिया की देख लेते हैं कि इंडिया का रैंक है 112 अमंग 153 कंट्रीज दिस ईयर, और 2018 में इसकी रैंक 108 थी। और जो टॉप परफॉर्मर है वो आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड है। ये 3 टॉप स्पोर्ट करते हैं। की फाइंडिंग है ग्लोबली जो एवरेज डिस्टेंस है competed to gender parity is at 68.6%, which is an improvement since last edition। और जो लार्जेस्ट जेंडर डिस्पैरिटी दी गई है इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तो याद रखेंगे लार्जेस्ट जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के अंदर है। ओनली जो 25% है ऑफ द 35,127 सीट्स इन द पार्लियामेंट अराउंड द वर्ल्ड जो है ऑक्यूपाई किए हैं वुमेन के द्वारा, कि केवल 25% ही सीट ऑफ द 35,000 अप्रोक्स पार्लियामेंट के अंदर पूरे वर्ल्ड में वुमेन्स द्वारा ऑक्यूपाई है। और केवल 21% उसमें से, और 33,043 मिनिस्टर्स में से केवल वुमेन है 21%। तो जो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्टिंग करंट ट्रेंड इनटू द फ्यूचर, जो ओवरऑल ग्लोबल जेंडर गैप विल क्लोज इन 99.5 years on an average across the 107 countries covered continuously since the first edition of the report। तो आपको पूरा ही ये क्लियर हो जाना चाहिए। अभी चैलेंजेस और कंसर्न दिए हुए हैं कि इंडिया हैज़ क्लोज 2/3 ऑफ इट्स ओवरऑल जो जेंडर गैप रिपोर्ट है। और हाउएवर जो कंडीशन है वुमेन की इन लार्ज फ्रिंज ऑफ इंडियन सोसाइटी इज़ प्रेशियस एंड इट हैज़ 4 पोजीशन लॉस्ट, मतलब इसने अपनी 4 पोजीशन लॉस्ट कर दिया सिंस द प्रीवियस एडिशन जो हमने पढ़ाया अभी। Despite a small score improvement as some countries rank lower than India's improve more। और जो इकोनॉमिक जेंडर गैप है पर्टिकुलरली डीप रन कर रहा है इंडिया के अंदर, तो ये भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ अमृत मिशन। तो सेंटर ने 500 सिटीज़ के लिए जो ने रिन्यूएबल करने का प्लान था ये चलाया हुआ था, तो लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसे एक्सटेंड कर दिया गया फॉर 2 more years। तो सेंटर हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द मिशन पीरियड ऑफ इट्स फ्लैगशिप इनिशिएटिव दैट इज़ अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन बाय 2 more years। अब अमृत मिशन के बारे में देख लेते हैं कि ये एक न्यू अवतार है ऑफ द जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन था। बस इसमें डिफरेंस ये है कि जो सेंटर ने अभी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है, उनको फोकस नहीं कर रहा है। और जो मिशन फोकस कर रहा है ऑन द जो 5 ट्रस्ट एरियाज़ हैं, डेट इज़ वाटर सप्लाई, सीवेज वेस्टेज, ड्रेनेज, अर्बन जो मोटर ट्रांसपोर्ट है और ग्रीन। तो आप इसे याद रखते हैं कि जो भी वाटर इस घर में आता है तो बेसिकली जब घर से एग्जिट होता है तो वो कहाँ जाता है, तो आप माइंड में एक स्टोरी बना लीजिए बस, इस सीवेज में जाता है। ये सीवेज जब ओवरफ्लो होता है तो उसके लिए भी पर्टिकुलर सिस्टम चाहिए ड्रेनेज का, तो ये ड्रेनेज 3rd पॉइंट आ गया। और ड्रेनेज को जब सीवेज भर जाता है, ड्रेनेज चाहिए, तो वो भी जब उसे भी कहीं भेजना होता है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट। तो 4 पॉइंट आप इस स्टोरी से याद रख सकते हैं। 5 आप देख सकते हैं, ग्रीन पार्क्स और ग्रीन स्पेस। और जो 500 सिटीज़ हैं वो सिलेक्ट की गई है अंडर द अमृत। जो कैटेगरी किस बेसिस कौन कौन से सिटीज़ जो सिलेक्ट की गई वो देख लेते हैं कि सभी सिटीज़ और टाउन, इसकी पॉपुलेशन है 1 लाख से। इसमें नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ हैं एज़ पर द सेंसस 2011, इंक्लूडिंग जो कंटोनमेंट बोर्ड है उन्हें इंक्लूड गई है। और जो सभी कैपिटल सिटीज़ हैं उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया इसमें। और जो सभी सिटीज़ और टाउन जिन्हें हेरिटेज सिटीज़ बोला गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर अंडर द हृदय स्कीम, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। 13 सिटीज़ और टाउन ऑन द स्टेम ऑफ मेन रिवर जिनकी पॉपुलेशन 75,000 से ऊपर है और 1 लाख से नीचे है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। और जो हिल स्टेट्स की आइलैंड और टूरिस्ट डेस्टिनेशन की 10 सिटीज़ हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, जहाँ पे नॉट मोर देन 1 फ्रॉम ईच स्टेट, कि केवल हर स्टेट से एक ही वहाँ पे जो सिटी है वो उठाई जाएगी। अब इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है कि अमरूद अडोप्ट करेगा एक प्रोजेक्ट अप्रोच जिससे कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस जो वाटर सप्लाई सीवेज हमने ऊपर पढ़े उनकी रिगार्डिंग हो सके। और इस मिशन के अंदर जो 10% है बजट का एलोकेशन वुड बी गिवन टू द स्टेट यूटीज़, एक इंसेंटिव बेस पे, कि जो भी इन्होंने रिफॉर्म्स प्रीवियस ईयर में अचीव करे हैं उसके बेसिस पे इन्हें 10% जो बजट है उसका एलोकेशन इनको दिया जाएगा। और स्टेट है एनुअली सबमिट करेगी जो भी एनुअल एक्शन प्लान होगा सेंटर को फॉर द ब्रॉड कॉन्फ्रेंस बेस्ड ऑन इस फंड जो उनको दिया गया है उसके बेसिस पे। और जो सेंटर एक्सटेंड कर रही है 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो सेंटर लेगी उन सिटीज़ और टाउन्स के लिए जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख है, और 1/3 कॉस्ट बियर करेगी सेंटर वहाँ पे जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है। और इस मिशन के अंदर जो स्टेट है वो फंड ट्रांसफ़र करेगी अर्बन लोकल बॉडीज़ को लाइक म्यूनसिपैलिटीज़ को 7 दिन के अंदर अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट को दिया गया है। और कोई भी जो डाइवर्जन किया जाएगा इस फंड से तो वो एक पिनल इंटरेस्ट के अगर उसको सजा भी दे जा सकती है सेंटर के गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको पूरा ही क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं नागपुर रेजोल्यूशन।
कि एक होलिस्टिक अप्रोच फॉर एम्पावरिंग सिटीजन। तो ये एक कब दिया अडोप्ट किया गया था? एट द एंड ऑफ जो रीजनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी किस पे, ऑन इम्प्रूविंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर हेल्ड हो रही थी। तो वहाँ पे एक रेजोल्यूशन लिया गया था। तो इसके की फैक्ट क्या है कि कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किसके द्वारा की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, DRC प्लस याद रखेंगे आप, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस फर्स्ट, सेकेंड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलब्रेशन विद, किसके कोलब्रेशन के साथ? महाराष्ट्र जो की गवर्नमेंट है उसके साथ, एंड द महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर राइट टू पब्लिक सर्विसेज। प्रीवियसली जो शिलोंग डिक्लेरेशन है और जम्मू रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट किए जा चुके हैं फॉर द गुड गवर्नेंस। ओवरव्यू देख लेते हैं, ये ओवरव्यू आप पढ़ सकते हैं, इसमें दिया हुआ है सारे कि इससे एम्पावर कर सकें सिटीजन्स को, कि जिससे कि टाइमली मैनर में जो अपडेट दे सकें, जो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो भी अपनी गवर्नेंस में जो भी रूल एम्पावर करते हैं सिटीज़न को, कि बॉटम अप अप्रोच जो हम नीति आयोग में भी पढ़ चुके हैं वहाँ पे, वो उसके लिए देखें। और थर्ड है कि अडोप्ट करें एक होलिस्टिक, एक फ्रेंडली अप्रोच ऑफ सिस्टमेटिक पब्लिक ग्रीवेंस रिफॉर्म थ्रू इम्प्रूव मैपिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनिटरिंग मैट्रिक, डाटा कलेक्शन करेंगे, इवेलुएट करेंगे जो भी क्वालिटी होगी, जो लोगों की जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, उसको एक होलिस्टिक फ्रेंडली अप्रोच में उसको एड्रेस किया जा सके। और एक प्रोवाइड करेंगे अनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टेट और मिनिस्ट्री फॉर क्रिएटिंग अ वेब पोर्टल, और अडोप्ट करेंगे एक होलिस्टिक अप्रोच फॉर इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी। तो बेसिकली सारे ही पॉइंट सिटीजन को हेल्प करने के लिए हैं, जिससे गवर्नेंस है वो मजबूत हो सके, अच्छी हो सके, कि पोर्टल डेवलप करा कि आप उनकी ग्रीवेंसेस को सुना टाइमली मैनर पे, उनको जो भी ग्रीवेंसेस है उनको दूर किया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं विंटर सोल्स्टाइस 2019। तो ये ईयर में होता है ऑन 22 दिसंबर। तो आप देख सकते हैं इस यहाँ पे साइड में मैच पे भी कि ये हैपन होता है एवरी ईयर। जो सन है जहाँ पे रीच कर जाता है, तो अभी ज्योग्राफी का टॉपिक है, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब ये अर्थ इंक्लाइन हो जाती है 23.5 पे, तो जो सन की रेज है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। और इन दिस वर्ड, अदर वर्ड्स में बोले, व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड फास्टर अवे फ्रॉम द सन, कि जब भी ये नॉर्थ पोल फार होता है बिल्कुल सन से, जो डिलीवरी ऑफ द फ्यूएस्ट आवर्स ऑफ द सनलाइट ऑफ द ईयर्स, तो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो सन है डायरेक्टली ओवरहेड होता है ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द दिसंबर सोल्स्टाइस। और ये होरिजन के क्लोज होता है एट एनी अदर टाइम ईयर में, इस टाइम पे होरिजन के सबसे ज़्यादा क्लोज होता है। और जो दिन है माना जाता है यहाँ से लेंथी होना स्टार्ट हो जाता है। और तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि सोल्स्टाइस का मीनिंग क्या होता है। जिसे सन गॉड भी सन स्टैंडिंग स्टिल, जिसका मतलब होता है ऑन दिस डे जो सन सीम्स स्टैंड टिल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, रिवर्स कर देता है अपने डायरेक्शन जब वो साउथ मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है। और सन प्रेफर द मोर, जिसके टर्म को प्रूव करते हैं, जो सन टर्न भी बोलते हैं इस इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल था। तो गाइज हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं।